हेलो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय प्रबंध का आधार है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बेटा हमें इस टॉपिक का मीनिंग समझ में आना बड़ा ज़रूरी है। चलिए इसको समझते हैं हम। सबसे पहले हमें खाली ये वर्ड जो है कोऑर्डिनेशन, जिसे हिंदी में समन्वय बोलते हैं, इसका मतलब समझ में आना बड़ा ही ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको इसका मतलब समझा रही हूँ। पहले जब इसका मतलब समझ में आ जाएगा फिर हमें मैनेजमेंट का मतलब पता होना चाहिए। तो मेरी अगर पिछली वीडियो आपने ध्यान से देखी होगी तो मैनेजमेंट का मतलब आपको समझ में आया होगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल भाषा में मैनेजमेंट का मतलब होता है दूसरों से काम करवाने की कला को प्रबंध कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि जब आपने अपना काम खुद ना करके दूसरों से करवाना है, बड़े एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली ढंग से कार्य को करवाना है, तो इसे मैनेजमेंट बोलते हैं। अब आज हमारा मेन टॉपिक मैनेजमेंट नहीं है, आज हमारा मेन टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, जिसे हिंदी में समन्वय बोलते हैं। जब हमें इसका मतलब समझ में आ जाएगा तब हमें दिमाग में बात जाएगी कि ये इसका एसेंस होता है। एसेंस का मतलब होता है यहाँ पे आधार की जगह सार आना चाहिए। समन्वय प्रबंध का सार है। आधार की जगह पर सार वर्ड अगर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि समन्वय प्रबंध का सार है। इसका मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन का मतलब हम समझते हैं, तो आप बड़े ध्यान से समझिए। कोऑर्डिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है तालमेल। ठीक है, तालमेल का मतलब होता है एक ऐसी एडजस्टमेंट जो कोई दूसरा मेरी वजह से कर रहा है और मैं दूसरे की वजह से कर रही हूँ। जब हम एक ग्रुप में कोई एक्टिविटी करते हैं, जो ग्रुप में काम करते हैं, आपको पता है, तभी हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अकेला एक ही पर्सन काम कर रहा है किसी काम को, तो उसमें क्या, उसने खुद ही प्लानिंग करनी, खुद ही सब कुछ करना है, तो वो वर्कर भी वही है, मैनेजर भी वही है। लेकिन जब उसने एक ग्रुप से काम करवाना है तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ पर्सनस होंगे। आपको बेटे पता है कि सब तरह के जब इंसान दुनिया में हैं, सबकी शक्लें अलग हैं, सबकी अक्लें अलग हैं, सबका काम करने का तरीका अलग है, सबका नेचर अलग है, सबकी इंटेलिजेंसी का लेवल अलग है, सब कुछ अलग अलग है। कॉमन है तो वो क्या है कि वो सभी इंसान हैं। सिर्फ एक चीज़ कॉमन है और बाकी सब चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं। अगर आप अपने फैमिली में भी एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करके देखो, कि जैसे आप अपने बहन भाइयों को अपने साथ कंपेयर करो, अपने मदर फादर की, दोनों की नेचर में कंपेयर करो, तो आपको लगेगा कि कितना डिफरेंस है, बहुत अंतर होता है। तो ऐसे ही जब एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक संस्था में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, वो भी बहुत सारे होते हैं, तो उनकी सभी की पर्सन्स की नेचर में भी तो फ़र्क होता होगा, काम करने के तरीके में फ़र्क होता है। तो इतने सारे फ़र्क होने के बावजूद भी उनमें आपस में तालमेल बिठाना, जैसे कि सभी आपस में हारमोनियस एडजस्टमेंट करके चले। यानी कि मैं इसका एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ, शायद आपको बात समझ में आएगी। सपोज़ कीजिए कि मैं किसी एक सिंगर की बात करती हूँ। जैसे सपोज़ करो कि आप टीवी में, आपने टीवी ऑन किया, तो टीवी में आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, सपोज़ अरिजीत सिंह का सॉन्ग सुन रहे हो, ठीक है। तो हमारे सामने तो कोई वो सॉन्ग आ रहा है कि शाहरुख खान सामने आ रहा है और ये कोई हीरोइन है वो उसके साथ में आ रही है, तो ये तो सॉन्ग हमारे सामने प्रोड्यूस होके आ रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बैकग्राउंड में देखें तो कौन कौन वर्क है, पर्सन जो वर्क कर रहे हैं एक टीम के रूप में, तो आप ध्यान से देखिए। जो स्क्रीन पे आपको शाहरुख खान और अनुष्का नज़र आ रही है, वो तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, लेकिन सच में वो एक्चुअली में वो खुद नहीं गा रहे, वो खुद ट्यून नहीं बजा रहे, वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं क्योंकि वो एक्टर्स हैं। अब आप बैकग्राउंड में ध्यान से देखें तो सिंगर है अरिजीत सिंह, सपोज़ करो सॉन्ग गा रहा है, ठीक है, और जो म्यूज़िक प्ले करने वाले हैं वो टोटल 24 लोग हैं। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, 100 तरह के वायलिन है, कुछ और है, 100 तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो वो 24 लोग वो बजा रहे हैं और 25वां बंदा है अरिजीत सिंह जो गाना गा रहा है। बेटे आप बड़े ध्यान से समझना, सभी ने
अपना अपना काम करना है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। म्यूज़िक, जो बांसुरी बजाने वाला है वो वायलिन नहीं बजा रहा, और जो वायलिन बजाने वाला है वो ड्रम नहीं बजा रहा, और जो ड्रम बजाने वाला है वो तबला नहीं बजा रहा, और जो गाने वाला है वो ये सब नहीं कर रहा। सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े गौर से अगर देखा जाए तो क्या ऐसा है कि किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है? ठीक है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, दूसरे का नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ध्यान से देखा जाए तो सभी आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करके चल रहे हैं। कैसे? जैसा सुर होगा वैसा ही तो म्यूज़िक बजाया जाएगा, और वैसा ही अगर सभी सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे, मतलब दूसरे के साथ बिल्कुल भी एडजस्टमेंट करके नहीं चलेंगे, तो वो गाना गाना नहीं, एक शोर बन जाएगा कि कोई कुछ बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, गाने वाला गा रहा है, कोई सुर ताल मिल ही नहीं रहा है उनका, तो वो क्या बन जाएगा? वो गाना ना बन के एक शोर बन जाएगा। तब भी देखो, काम तो तब भी उन्होंने उतना ही किया, तब भी उतना ही किया, लेकिन तब एक बहुत सुंदर संगीत बन गया, और तब एक बहुत भयंकर शोर बन गया कि आपके कान के पर्दे फटने को हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, इतना भयंकर शोर। तो एक चीज़ अगर आप गौर करें तो एक चीज़ बड़े काम की है इनमें, वो क्या है? तालमेल, जिसकी वजह से सारे लोगों का काम जो है वो एक धागे में पिरोया जाता है, जिसे तालमेल बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मोतियों की माला होती है ना, मोतियों की माला होती है, तो उन मोतियों को माला में अगर पिरोया नहीं जाएगा तो वो मोती बिखरे रहेंगे, वो माला नहीं बनेगी। लेकिन अगर गले को सुंदर हार पहनाना है तो उनको एक धागे में पिरोना ही पड़ेगा, तो उस धागे का नाम ही कोऑर्डिनेशन है। तो अब शायद आपको मेरे टॉपिक का मतलब समझ में आया होगा कि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध का सार है। इसका मतलब क्या है कि प्रबंध में क्या है, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एक बंदे का काम दूसरे के साथ कोई मतलब ही नहीं रखता तो फिर वो उसका अकेला काम भी फ्रूटफुल नहीं होगा। तो चलिए आगे चल के इसकी डिटेल देखते हैं हम, और सम एग्जांपल्स देखते हैं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको बात। मैंने इसके लिए सिंपल हिंदी में नोट्स बना के रखे हुए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए। हाँ जी बच्चों, ये देखो, ये जो आपके सामने पिक्चर लगाई हुई है, ये सबके इंडिविजुअल अपने अपने हाथ हैं, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। यही चीज़ तो कोऑर्डिनेशन होती है। चलो आपके सामने जो ये लिखा हुआ है इसको देखते हैं हम, आप इसे पढ़ सकते हैं, मैं पढ़कर सुना रही हूँ कि समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन को सिंपल शब्दों में, ये वर्ड पूरा नहीं आ रहा है, ये लिखा है तालमेल। कोऑर्डिनेशन को सिंपल शब्दों में तालमेल कहा जाता है। ठीक है, जब भी एक से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें पता है कि मैनेजमेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय और तालमेल की ज़रूरत भी पड़ती है। फॉर एग्जांपल देखो, आपके सामने ये एक टेबल सा बनाया हुआ है, ये क्या है? इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था। ये किसको मिला के बनी हुई? बेटे देखो इधर, जैसे एक हाथ होता है, पूरा हाथ, वो 1 2 3 4 5 पाँचों उंगलियों को मिला के बना हुआ है ना, ऐसी संस्था भी होती है जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मिला के बनी होती है। अगर आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये परचेज डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। लेकिन डिपार्टमेंट तो अलग अलग दिख रहे हैं हमें, लेकिन आप अगर इसको कम्प्लीटली देखते हैं तो ये क्या है? एक संस्था है। तो ये एक संस्था है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक पेन बनाने वाली कंपनी, मान लीजिए कि पेन बनाने वाली कंपनी को 10,000 पेन बनाने का ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर तो एक कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट को मिला है। अब सेल्स डिपार्टमेंट अपना ये ऑर्डर पूरा करने के लिए, सेल्स डिपार्टमेंट अपना ये ऑर्डर पूरा करने के लिए ये ऑर्डर तब तक पूरा नहीं कर सकता जब तक कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना ये 10,000 पेन ना बना ले। और 10,000 पेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो ये है तब तक प्रोडक्शन नहीं कर सकता जब तक परचेज डिपार्टमेंट 10,000 पेनों के लिए रॉ मटेरियल खरीद ना ले और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड ना कर दे। अब यहाँ से देखिए नीचे क्या समझ में आ रहा है कि सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे डिपेंड है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट पे डिपेंड है, परचेज डिपार्टमेंट आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट पे डिपेंड है। तो आपको समझ में आ रहा है? तो कोई भी डिपार्टमेंट, देखो बच्चों आपके सामने ये जो पिक्चर लगाई हुई है, ये जो पिक्चर है आपको क्या दिखा रही है कि सभी अपना अपना काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अगर ये जुड़ाव नहीं होगा इनका आपस में तो वो ऑर्गेनाइजेशन किस काम की होगी? तो चलिए
कोई भी डिपार्टमेंट अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, इसे डिपार्टमेंट पे दूसरे डिपार्टमेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। अब इनमें से अगर कोई भी डिपार्टमेंट अब ये सोचेगा कि वो अपना अलग से काम कर लेगा जिसका बाकी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना ही नहीं होगा, तो संस्था के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव पूरे करने पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय को ही प्रबंध का सार कहा जाता है। यानी कि अगर मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा तभी है जब आपस में कोऑर्डिनेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, एक फैमिली को ही लगाओ आप एक फैमिली में देखो, अगर एक फैमिली में फादर का उद्देश्य अलग होगा, मदर का अलग, बच्चों का अलग, तो वो फैमिली थोड़ी ना है, फिर तो वो जंगल बन जाएगा। कोई उधर को चल रहा है, कोई उधर को, कोई आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। वो परिवार तो तभी कहलाएगा जब सबका उद्देश्य एक होगा। इसी तरीके से अब यह सवाल उठता है, यहाँ से पढ़िए आप, कि अब यह सवाल उठता है कि क्या कोऑर्डिनेशन समन्वय प्रबंध के पांचों कार्य, आपको पिछली वीडियो में बताया था, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये 6th फंक्शन है? POSDC के बाद फिर से C एक और फंक्शन है हमारा कोऑर्डिनेशन। उत्तर क्या है इसका? नहीं, ये नहीं, मैनेजमेंट का ये 6th कार्य नहीं, बल्कि पांचों कार्यों के साथ साथ ये चलता है परछाई की तरह से। तो समन्वय को प्रबंध का सार इसलिए ही तो कहा जाता है क्योंकि प्रबंध के हर कदम पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसे अलग से परफॉर्म नहीं किया जा सकता। चलिए आगे देखते हैं। अब है नेचर या फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स। इसका मतलब समूह के द्वारा किए जाने वाले काम को एक सूत्र में बांधता है। यानी वही मैंने बात बताई थी आपको कि सबके कामों को एक धागे में पिरोने का काम करता है। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स का मतलब जोड़ता है, आपस में सभी ग्रुप के एफर्ट्स को आपस में जोड़ता है। सेकंड पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एक्शन। विभिन्न कामों में एकता लाने के लिए कोऑर्डिनेशन इस बात की गारंटी देता है कि कोऑर्डिनेशन अगर है तो सभी के कामों में एक यूनिटी ऑफ एक्शन रहेगा। तीसरा पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बेटा जैसे जिंदा रहने के लिए लगातार सांस लेने की ज़रूरत है, उसी तरीके से अगर ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखना है तो कोऑर्डिनेशन लगातार चलना चाहिए। आप कहो कि बहुत थक गए अब हम कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, कुछ दिन नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन बाद में कर लेंगे, तो जब आपने जैसे ही कोऑर्डिनेशन करना बंद करा, आपकी संस्था की सांस भी बंद हो जाएगी। तो ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है। उसके बाद फोर्थ स्टेप है, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। समन्वय सर्वव्यापक होता है, अर्थात यह प्रबंध के तीनों लेवल्स पर जरूरी होता है। प्रबंध के सारे लेवल्स, कितने लेवल्स होते हैं आप सभी को पता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये तीनों लेवल्स पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसा कोई भी लेवल नहीं है जिसका काम चल जाए बिना कोऑर्डिनेशन के। अब फिफ्थ पॉइंट आपका कि कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये आप सोचो कि खाली टॉप लेवल मैनेजर की ही जिम्मेदारी है क्या कोऑर्डिनेशन करना? नहीं, सभी डिपार्टमेंट्स में सभी मैनेजर्स की एक एक बंदे की जिम्मेदारी है। मतलब कि अगर मेरी टीम में 10 लोग हैं तो क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी होगी कि वो 10 लोग मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें? नहीं, बाकी 10 लोगों की भी आपस में एक दूसरे के लिए और मेरे लिए, मेरी उनके लिए, सबका एक दूसरे के लिए कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। ये बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। हिंदी में इसको लिखा हुआ है कि समन्वय जानबूझकर किया जाता है। इसका अर्थ है कि ये खुद नहीं हो जाता बल्कि करना पड़ता है। इसका ये मतलब है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो म्यूज़िक प्ले करने वाला एग्जाम्पल, कि म्यूज़िक प्ले करने हमने 20-25 बंदों को एक साथ बिठा दिया तो उनमें तालमेल अपने आप ही बन जाएगा या बनाना पड़ता है? सोचिए आप अपने दिमाग से। ठीक है, बनाना पड़ता है ना? हाँ, बनाना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं बन जाता है। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन भी होगी, उसमें कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं बन जाता बल्कि बनाना पड़ता है, ये खुद नहीं बन जाता। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट की सभी एक्टिविटीज़ का सार है। यानी कि अगर मैं इसमें से बाकी सारी एक्टिविटीज़ में से अगर कोऑर्डिनेशन ही माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? ज़ीरो। तो अब मैं 2 लाइनों के लास्ट में 2 लाइनें बोलकर अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। तो आप सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो ये दो लाइन्स में बोल रही हूँ इनके ऊपर आपके पास क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। पहली लाइन, एनीथिंग यानी कि कुछ भी, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। यानी कि मैनेजमेंट किसी भी चीज़ में से, दुनिया के किसी भी काम में से
बस मैंने एक सिंपल सी चीज़ माइनस करी, क्या? मैनेजमेंट। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। मैं लिख देती हूँ आपके सामने, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, क्या आंसर आएगा? 0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कुछ भी अगर दुनिया के किसी भी काम में से बस मैंने एक ही चीज़ माइनस करी, क्या? मैनेजमेंट, तो आंसर क्या आया मेरा? 0। यानी कि जो कुछ भी है वो सब कुछ मैनेजमेंट ही तो है, ठीक है? यानी कि जो कुछ भी है वो सब कुछ मैनेजमेंट है। अब दूसरी बात, मैंने कहा था 2 बातें बोलूँगी, पहली बात तो मैंने बोली ये, अब दूसरी बात मैं बोल रही हूँ मैनेजमेंट माइनस कोऑर्डिनेशन इज इक्वल टू 0। यानी कि मैनेजमेंट तो है लेकिन उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या आंसर बचेगा? 0। यानी कि अगर बड़े ध्यान से देखा जाए तो हर काम में कोऑर्डिनेशन कितना ज़रूरी है शायद आप समझ चुके होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों तो आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें मेरे से। थैंक यू फॉर नाउ।